Hey everyone, welcome to the Photon Academy. So, this is the part 2 of our chapter, The Fundamental Unit of Life, that is Cell. तो इसके पहले के पार्ट में हमने सेल वॉल तक पढ़ा था. अब हम अपनी सेल ऑर्गेनेलीज को कंटिन्यू करते हैं एंड द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज अवर न्यूक्लियस. तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का ब्रेन होता है. न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है कि न्यूक्लियस के पास उसकी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, मतलब 2 लेयर की प्रोटेक्शन होती है. उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर्ड होती है. अब देखिए बाकी की चीज़ें हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा. तो दिस इज अवर सेल. ठीक है, अब सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस. अब जब हम इस न्यूक्लियस को थोड़ा जूम आउट करके देखें तो न्यूक्लियस के पास क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगी. साथ ही में यहाँ पे ना कुछ छेद होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, ताकि यहाँ पे मटेरियल्स जो है वो एक्सचेंज हो पाए, अंदर से बाहर आ सके और बाहर से अंदर जा सके. तो इन्हें हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियर पोर्स. वैसे ही अब ये तो हो गया बाहर का पोर्शन. क्या होगा न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जो कि डबल लेयर प्रोटेक्शन है एंड उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होंगे जो कि इसके अंदर बाहर एक्सचेंज में इसकी हेल्प करेंगी. राइट. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, ऐसे ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे धागे से, और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन. अब ये क्रोमैटिन क्या होता है, तो बेसिकली देखो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं. सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से सुनना, यू विल गेट द पॉइंट. अब ये ना ऐसे बहुत सारे धागे जैसे होते हैं. अब इन्हीं धागों को जब हम अरेंज कर देते हैं तब वो क्या बन जाते हैं, ऐसे वाई शेप्ड के. वैसे तो ये आपको एक्स शेप का लग रहा होगा, लेकिन आगे मैं बताऊंगी कि क्यों मैंने वाई शेप्ड कहा. तो ये ऐसे फॉर्म कर देंगे जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स. ओके. तो देखो क्या होता है कि मेल फीमेल गैमेट होते हैं. तुमने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा होगा क्लास 8 में कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और इन दोनों गैमेट का फ्यूजन होते ही क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है. राइट. और इस जाइगोट के पास क्या आता है कि एक तो इस गैमेट का न्यूक्लियस और एक इस गैमेट का न्यूक्लियस. राइट. तो इन दोनों के न्यूक्लियस को डिवाइड होना पड़ा होगा, आधा आधा हुआ होगा ये न्यूक्लियस, तभी ही तो इस जाइगोट में एक पूरा न्यूक्लियस बना, जो कि आधा मेल से आया और आधा आया फीमेल से. राइट. तो ये सब कब बन रहा होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो रही होगी. तो अब मान लो कि मेल गैमेट के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में ऐसे ही क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और वैसे ही फीमेल में भी प्रेजेंट है. लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो गई और जाइगोट बना तो क्या हुआ कि ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो एक साथ जुड़ गए और जुड़ के उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम्स. ओके. अब इन्हीं क्रोमोसोम को, अब मैंने जैसे कहा कि ये धागे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. अब जब तुमने इसको ना डीटेंगल कर दिया, इसको खोल दिया, तब तुम्हें एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डीएनए, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड. अब ये क्या होता है, तो बेसिकली डीएनए ना हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि तुम अपने मम्मी जैसे दिखते हो, थोड़े थोड़े पापा जैसे दिखते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो उन दोनों का क्रोमोसोम आया है. राइट. और क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, डीएनए. तो डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के ऊपर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कि भाई अगर जाइगोट बन रहा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी,
फॉर एग्जाम्पल उसकी नाक कैसी बनेगी, उसकी आइज कौन से कलर की होगी, ब्लू होगी या ब्राउन होगी। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि जाइगोट के अंदर कैसी इन्फॉर्मेशन जाएगी और वो कैसे अब बनेगा, वो सारी आती है इस डीएनए से। क्योंकि डीएनए के ऊपर एक छोटा सा छोटा पोर्शन प्रेजेंट होता है जिन्हें हम कहते हैं जीन्स। और यही जीन्स जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो अब तुम्हें समझ आया कि क्यों न्यूक्लियस को हमने सेल का ब्रेन कहा। क्योंकि इसी न्यूक्लियस ने ये डिसाइड किया कि आने वाला जो जाइगोट है, जो बच्चा है, वो कैसा बनेगा। तो इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्शन में और डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर्स। अब वैसे ही उसके अंदर होते हैं क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये रिप्रोडक्शन डिवीजन के टाइम पे क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, डीएनए। और डीएनए के ऊपर होते हैं जीन्स जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे। ओके, अब होता ये है कि अगर मेल का ये पूरा ही क्रोमोसोम जाइगोट में चला गया और फीमेल का पूरा चला गया तो उनमें क्या बचेगा, है ना। ये भी तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ। तो होता ये है कि अब ये आपको दिख रहे हैं ऐसे कुछ 4 सेगमेंट दिख रहे हैं, राइट। तो जब इसका डिवीजन होगा तब ये ना ऐसे आधा ही जाएगा, ये क्रोमोसोम आधा डिवाइड हो जाएगा और आधा डीएनए जाएगा उस जाइगोट के अंदर। तो ऐसे ही मान लो कि अगर ये मेल गैमेट था ना, तो इसका आधा क्रोमोसोम गया उस जाइगोट के अंदर, और वैसे ही फीमेल का भी आधा क्रोमोसोम गया जाइगोट के अंदर। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूक्लियस। तो चलो एक बार नोट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि न्यूक्लियस के पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और कुछ पोर्स होंगे ताकि मटेरियल्स इधर से उधर एक्सचेंज हो सके। ऑल्सो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे क्या, क्रोमोसोम्स, जिनमें क्या होगा, डीएनए, और वो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, राइट। अब आपको ना डीएनए का फुल फॉर्म भी याद रहना चाहिए, दैट इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के अंदर क्या होती है, सेल को बनाने की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जीन्स के अंदर ही। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो क्या हो जाते हैं, वही मिल के बनाते हैं क्या, क्रोमोसोम। यानी कि जो क्रोमोसोम है ना वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अगर तुम उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ऐसे सिंप्लीफाई कर दोगे, उसको छोटा छोटा टुकड़ों में काट दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन मटेरियल। तो इसी तरह न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में और डेवलपमेंट ऑफ and development by directing chemical activities and determining cell maturity. अब ऐसे ही 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक होंगे प्रोकैरियोटिक और एक होंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोकैरियोटिक्स वो होंगे जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो आपको इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। वेल डिफाइंड यानी कि उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं होती है। जैसे कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके पोर्स होते हैं, उसके अंदर क्रोमैटिन होता है, तो वैसा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल्स होती है। यू मतलब क्या, ट्रू। तो ट्रू सेल यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो उनका न्यूक्लियस है वो बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइंड होता है और उसके आजू बाजू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो जनरली बहुत ही छोटी होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक। वही यूकैरियोटिक सेल जो होगी वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी लार्ज होगी, दैट इज फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोमीटर्स। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेलीज होगी
ऑर्गेनेलीज यानी कि क्या, उस सेल के अंदर के ऑर्गन्स जिनसे मिलके वो पूरी सेल बनी है। तो वो जो ऑर्गेनेलीज होंगे ना, उनके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे उनमें एक अच्छे से डिफाइंड, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो यही बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ना न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही उनके ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन है। और वही यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उनके ऑर्गेनेलीज पे भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब यूकैरियोटिक सेल में कौन सी सेल आएगी? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, क्योंकि ये दोनों ही सेल क्या होती है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ होती है। सो दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे वायरसेस, या फिर ये जो छोटे छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो देखो, इसमें जैसे कि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ऑल्सो यू कैन सी कि इसके अंदर एक ही ऑर्गेनली प्रेजेंट है जो कि है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या है वो हम देखते हैं आगे। साथ ही में उनके ऊपर होता है एक सिंपल सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल में प्रेजेंट ही होगा। और ऑल्सो हमने ये देखा कि बैक्टीरिया के ऊपर भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, राइट। सेल वॉल कहाँ कहाँ होगा? प्लांट सेल, फंजाई और बैक्टीरिया के ऊपर। तो क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल है तो इसके ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा। अब इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इस न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि न्यूक्लियोइड क्या होता है, तो यू हैव टू से कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और साथ ही में देखो, ये बैक्टीरिया के पीछे ना कुछ लगी हुई है डंडी जैसी, तो ये क्या है? फ्लैजिला, जो इस बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करती है। अब न्यूक्लियस के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल का साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म क्या होता है? वो फ्लूइड जैसा कंटेंट होता है। फ्लूइड होता है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। अब सेल है, उसके अंदर ये पानी जैसा, जेली जैसा जो होता है फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड में न्यूक्लियस और सारी ऑर्गेनेलीज तैरती होती है। अब इसमें क्या होंगी? ऑर्गेनेलीज, जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड होंगी। अब हम सारी ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट है सेल के अंदर उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेल के जो सारे ऑर्गन्स है यानी कि उनकी सेल ऑर्गेनेलीज, उसमें सबसे पहला ऑर्गन है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स जो होते हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो हमने जैसे देखा था ना पीछे कि प्रोकैरियोटिक सेल थे, राइट। तो ये इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल की सेल ऑर्गेनली में भी मेम्ब्रेन नहीं होते थे। तो राइबोसोम भी किस में प्रेजेंट होता होगा? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, क्योंकि राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ऑल्सो राइबोसोम का तुम फंक्शन क्या याद रखोगे? कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है, यही इसका मेन रोल है। अब ये राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये था फंक्शन राइबोसोम्स का। अब जैसे हमारी ऑर्गन्स जो है वो बॉडी में फंक्शन प्ले आउट करते हैं, उसी तरह से जो हमारी ऑर्गेनलीज है वो डिफरेंट डिफरेंट काम करती है, और इसी की वजह से सेल ज़िंदा रहता है और वो अपने डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाता है। तो अब जो ऑर्गेनेली के बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर भी बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। और क्योंकि उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करेगी? प्रोटीन की सिंथेसिस करने लग जाएगी। अब ऐसे याद रखना कि आर से याद रख सकते हैं, राइट। आर फॉर रफ एंड आर फॉर राइबोसोम्स।
तो यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, राइबोसोम्स, और क्योंकि राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करेंगी, प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगी। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। अगर उसके ऊपर कुछ प्रेजेंट होता तो वो थोड़ा सा रफ होता, राइट। लेकिन क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, उसका टेक्सचर या फिर आप उसका नाम ऐसे याद रख सकते हो कि वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी वजह से क्या होता है, लिपिड्स, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स बनते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक की वजह से क्या बना, प्रोटीन। स्मूथ की वजह से क्या बना, लिपिड, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स तो आप जानते ही है कि बॉडी में जो फंक्शनिंग होगी उसमें सिग्नल्स कौन देगा, हार्मोन। अब एंजाइम क्या होता है कि बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एंजाइम उन रिएक्शंस को करवाने में हेल्प करते हैं। तो आपके लेवल पे आपको इतना ही फंक्शन याद रखना है एंजाइम का। वही चीज़ कि राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाएंगे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अब देखो, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लिपिड नहीं बनाएगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका उल्टा, यानी कि वो लिपिड्स को बनाएगा। अब देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, मानो तुम्हारी जो एक्सक्रीटा है, तुम्हारे जो फीसेस है जो तुम निकालते हो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसमें अगर कोई गंदगी होगी तुम्हारे फीसेस में तो भी उसको रिमूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो उसको डिटॉक्सिफाई कर पाए, उसमें से टॉक्सिन्स को निकाल सके। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम बहुत ही अच्छे से करती है। स्पेशली वो अपना काम करती है लिवर सेल्स के अंदर, जो कि लिवर में प्रेजेंट होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे काम करती है, एक फैक्ट्री की तरह, कि कुछ ना कुछ वो बना रही है, राइट। तो सेल क्यों जिंदा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बन रहा है। तो तुम ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप याद रखो कि सबसे पहले तो कोई चीज़ बन रही है, राइट, इसीलिए तो प्रोसेस चल रही है। तो हमें कोई प्रोसेस को चलाने के लिए पहले कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो वो प्रोडक्ट्स कौन बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरी सेल ऑर्गेनेली है गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस का नाम उसके डिस्कवरर के नाम पे रखा गया है, जो कि है कैमिलो गोल्जी। अब जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोडक्ट बना रहा था, प्रोटीन, लिपिड, हॉर्मोन्स, एंजाइम, ये सब बना के दे रहा था। अब फैक्ट्री में अगर प्रोडक्ट बनते हैं तो उनकी पैकेजिंग भी होती है, राइट, तभी तो वो ट्रांसपोर्ट हो पाती है। तो यही काम करता है गोल्गी apparatus, comprises a system of membrane bound vesicles arranged roughly parallel to each other in stack known as cisterns। तो क्या होता है कि गोल्गी apparatus में ना कुछ membrane bound vesicles, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं, और उन्हीं के थ्रू क्या होता है कि एक सिस्टम बनता है। अब देखो, ये डायग्राम देखते हैं हम गोल्गी apparatus का। सो दिस इज़ हाउ गोल्जी अपैरेटस लुक्स लाइक। इसमें क्या है कि पैरेलल ऐसे वेसिकल्स, ये तुम लोग को दिख रहा है, ये पैरेलली अरेंज्ड है, ये इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ने। और ये सिस्टर्ने क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि फैक्ट्री में कैसे मशीन से सब कुछ पैकेज होके आता है, एक सिस्टम चलता है पूरा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। जो प्रोटीन्स और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए थे, गोल्जी अपैरेटस उन प्रोटीन्स, लिपिड्स को क्या करेगा, वो इन सिस्टर्ने के थ्रू ट्रैवल करेगी, और ट्रैवल करते करते क्या कर देगी, लास्ट में उसको पैक कर देगी। वो प्रोडक्ट्स अब आगे यूज़ हो पाएंगे। तो इसका काम क्या होगा गोल्गी अपैरेटस का, पैकेजिंग करना और उनको ट्रांसपोर्ट भी करवा देना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो सिस्टर्ने हैं जो पैरेलली अरेंज्ड है, वो क्या कर रही है कि उसको एक रास्ता दे रही है ट्रैवल करने के लिए, ताकि वो ट्रैवल हो जाए और लास्ट में वो प्रोडक्ट जो बना था वो पैक हो जाए।
So they facilitate the packaging and transportation of proteins across the cytoplasm. अब ये सारी ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ बना के दिया, प्रोटीन बना के दिया, तो गोल्गी अपैरेटस ने उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कराया और पैक करके दे दिया साइटोप्लाज्म के अंदर. Also, it performs functions such as storage, modification, and packaging of products in vesicles. ऑल्सो गोल्गी अपैरेटस का एक और काम होता है कि वो क्या बनाते हैं, लाइजोसोम्स. अब लाइजोसोम्स क्या है देखो, तो लाइजोसोम्स आर फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एक्ट एज सेल्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम. तो आप एक तरह से ऐसा कह सकते हो कि लाइजोसोम्स क्या है, डस्टबिन की तरह, जिसमें सारे जो वेस्ट मटेरियल्स है वो जाके इकट्ठा हो जाते हैं. अब लाइजोसोम्स के अंदर क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. एंजाइम जैसे मैंने आपको बताया कि कोई रिएक्शन में वो हेल्प कर रहे हैं. अब सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल आ गया, तो लाइजोसोम्स के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे ना, वो उस वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करके उसको वहीं पे ख़त्म कर देंगे. तो इसीलिए लाइजोसोम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल का ख़त्म होना ज़रूरी है, राइट. अगर वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर पड़े रहेंगे तो सेल खराब हो सकता है. और ऑल्सो क्या करता है लाइजोसोम्स कि इन्हीं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे 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 टुकड़ों में काट देता है. क्यों? क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. अब लाइजोसोम्स को है ना सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं. क्यों सुसाइडल बैग्स कहते हैं? क्योंकि जब सेल के अंदर मान लो कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया है, तो ये बात लाइजोसोम्स को पता चल जाती है और वो अपने आप ही क्या करता है कि टूट जाता है, पूरी सेल को ही तोड़ देता है, ताकि वो उस एक सेल की वजह से बाकी सारी सेल्स के अंदर वो टॉक्सिन ना चला जाए. तो इसीलिए लाइजोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि वो अपना ही डाइजेशन करके अपने आप को ही ख़त्म कर देते हैं बाकी सेल्स की भलाई के लिए. नाउ हियर कम्स वैक्यूल्स. अब वैक्यूल्स क्या होते हैं कि ये ना फैक्ट्री में से जो चीज़ें बन के आई उनको जो पैकेट किया और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल था उसको हमने डस्टबिन में डाल दिया, दैट आर लाइजोसोम्स. अब वैक्यूल्स में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स तुमने बनाए थे वो स्टोर हो जाते हैं. यानी कि एक तरह से वैक्यूल्स क्या है, स्टोर हाउस है. तो वैक्यूल्स के अंदर क्या हो जाता है, सारी चीज़ें ऑक्यूपाई हो जाती हैं. अब वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में छोटे होते हैं और प्लांट सेल के अंदर काफ़ी बड़े होते हैं. प्लांट सेल में तो वो इतने बड़े होते हैं कि 50 से 90% जितनी जो उस प्लांट सेल का वॉल्यूम है ना, वो तो अकेला वैक्यूल ही संभालता है. और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल का सेप. प्लांट सेप जो होता है उसका जो रस होता है ना, जो ऐसे बाहर निकलता है, दैट वाज नोन एज सेप. तो वो प्लांट सेप ज़्यादातर प्रेजेंट होता है इन वैक्यूल्स के अंदर. दिस इज़ अ वैक्यूल. तो ये ना प्लांट सेल के अंदर का वैक्यूल है. तो जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा है कि इस वैक्यूल ने प्लांट सेल का काफ़ी बड़ा हिस्सा संभाल के रखा है. अब जो इसकी वॉल होती है दैट वाज नोन एज टोनोप्लास्ट. यानी कि ऐसे याद रखना है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहा जाएगा, स्पेशली टोनोप्लास्ट. और इसी वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेल का सेप. लेट्स सी द फंक्शंस. तो वैक्यूल्स क्या करता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी देता है प्लांट सेल को. अब प्लांट सेल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसीलिए प्लांट सेल के पास क्या है, सेल वॉल. ऑल्सो उसके पास क्या है, वैक्यूल्स, जो उसको रिजिड और स्ट्रॉन्ग बनाता है. अब वैसे ही क्योंकि वैक्यूल स्टोर हाउस है तो उसके अंदर अमाइनो एसिड, शुगर्स, प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंट होती है. ऑल्सो एक स्पेशलाइज्ड रोल होता है वैक्यूल्स का, जो कि है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या थे, जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट था. तो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जब पानी भर जाता है तो ये वैक्यूल्स क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा पानी को उसमें से रिमूव करने में हेल्प करते हैं. तो दिस वॉज द फंक्शनिंग द रोल ऑफ वैक्यूल्स, जो कि सिंपली है चीज़ों को स्टोर करके रखना. अब आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया पे.
तो सबसे बेसिक चीज़ कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, एनर्जी की जो करेंसी है दैट इज एटीपी, वो जनरेट होती है। अब करेंसी क्या हुई, जैसे कि हम इंडियंस जो है वो रुपीज़ में पे करते हैं, राइट। तो वैसे ही जो एनर्जी है ना, एनर्जी के जो पैकेट्स है वो किस फॉर्म में है, एटीपी के फॉर्म में है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को क्या करती है, जनरेट करती है। इसीलिए वो पावर हाउस है सेल का, क्योंकि उसमें पावर है ना खुद की, वो क्या कर रही है, एनर्जी जनरेट कर रही है। ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर वाली होती है उसमें थोड़े से होल्स होते हैं, और अंदर वाली जो होती है उसमें क्या होते हैं, फोल्डिंग्स होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फोल्डिंग्स प्रेजेंट होगी तो उसमें जितने ज़्यादा फोल्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा जगह होगी, उतना ज़्यादा उसका सरफेस होगा, और क्योंकि उसका सरफेस ज़्यादा होगा तो एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा रिलीज हो पाएगी। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो सब कुछ है, वो अपने आप ही एनर्जी बना ले रहा है, वो अपने आप ही डीएनए और राइबोसोम्स भी बना लेता है। अब देखो राइबोसोम्स क्या बनाता है, प्रोटीन। तो क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या निकाल रहा होगा, प्रोटीन को सिंथेसिस कर रहा होगा। तो चलो एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो ये ना, यहाँ एक सेल दिखाई है और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को बताया गया। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को जूम आउट करके देखें तो ये है उसकी बाहर की आउटर मेम्ब्रेन और ये है उसके अंदर की मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं क्रिस्टे, जो कि फोल्डिंग्स होती है। और इन्हीं फोल्डिंग्स की वजह से एटीपी जो है वो ज़्यादातर बन पाता है, क्योंकि इन फोल्डिंग्स की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा जगह बनेगी उतने ज़्यादा एटीपी बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा सेल एनर्जी बना पाएगी, राइट। अब देखो गोल्गी अपैरेटस में भी सिस्टर्ने थे और यहाँ पे क्या है, क्रिस्टे। तो तुम याद कैसे रखोगे, गोल्गी अपैरेटस में क्या हो रहा था कि गिफ्ट की पैकिंग हो रही थी, है ना, जो सारे प्रोडक्ट बन के आए थे उनकी पैकेजिंग हो रही थी। अब वो पैकेजिंग कौन कर रहा है, तुम्हारी सिस्टर कर रही है, तो उसका याद रखना सिस्टर ने। और सिस्टर ने तो किस में प्रेजेंट हो गया, गोल्गी अपैरेटस में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बचा, क्रिस्टे। अब नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होंगे, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। तो पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट सेल। तो इसे याद रखना है कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। अब देखो दो टाइप्स के होंगे। तो देखो प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट, सबसे पहला कौन सा है प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है कि फ्लावर्स तुमने देखे होंगे, सब अलग अलग कलर्स के होते हैं, राइट। तो वो जो फ्लावर्स का कलर है वो कहाँ से आता है, इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से उन फ्लावर्स को अपना कलर मिलता है। देखो दूसरा प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। तो प्लांट में जितने भी ग्रीन कलर के पार्ट्स है, लीव्स है, छोटी सी स्टेम है, उनको ग्रीन कलर किसकी वजह से मिला है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अब इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में कि जो क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, उस पर जब सनलाइट गिरती है तब वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करके वो अपना खाना बनाता है, और उसी खाने पे सारे ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेड होते हैं। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब
एक और प्लास्टिड है दैट इज़ ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के पास क्या है कि कोई कलर ही नहीं, इट वॉज कलरलेस। बस इसका काम क्या है कि कुछ स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखना। तो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट क्या है, कलर दे रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स को और क्लोरोप्लास्ट लीव्स को, और वही ल्यूकोप्लास्ट जो है वो किसी को भी कलर नहीं दे रहा है, उसके अंदर कोई कलर प्रेजेंट नहीं है, वो बस चीज़ों को स्टोर करके रख रहा है। चलो ये तो हमारी सारी ऑर्गेनेलीज हो गई ख़त्म। तो यही सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है सेल के अंदर। अब देखो ऐसी ऑर्गेनेलीज जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जिनके पास दो दो मेम्ब्रेन होती है, वो होती है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अब जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी हमारी ऑर्गेनेलीज है, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनमें सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है वो है राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम। सो जो ऑर्गेनेलीज होती है उनको अगर हम सम अप करें तो सबसे पहले हमने कौन सी ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन्स और एंजाइम्स को बना रहा है। अब गोल्जी अपैरेटस उन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है, आगे ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, पैकेट करवा रहा है। लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइडल बैग्स है, एक तरह की डस्टबिन है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते जा रहे हैं। वहीं पे जो वैक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, स्टोरेज सेक्स की तरह काम कर रहे हैं, जो कि सारे मटेरियल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। और क्या पढ़ा हमने, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसके पास अपने खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है जिसकी वजह से वो प्रोटीन बनाता है। और द मेन पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि वो एटीपी बनाता है एंड एटीपी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लास्टली जो प्लास्टिड्स है वो कलर देने में हेल्प करते हैं प्लांट सेल को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल दो टाइप्स की थी, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो एग्ज़ाम में ना बहुत बार प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस पूछा जाता है। तो आप जब अपनी एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें दोनों के डायग्राम गिवन है, राइट। अब देखो हम उनके डिफरेंसेस को थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर है सेल का शेप। तो क्या होगा कि प्लांट सेल ना थोड़ा सा स्क्वायर होगा और रेक्टेंगुलर होगा शेप में, जबकि एनिमल सेल कैसा होगा, राउंड होगा, स्पेरिकल होगा। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी, सिर्फ प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में एब्सेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट। न्यूक्लियस जो है वो एक साइड प्रेजेंट होता है प्लांट के, जबकि जो एनिमल सेल है उसका न्यूक्लियस सेल के एकदम बीचों बीच प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट तो दोनों में है, लेकिन प्लांट सेल में वही न्यूक्लियस क्या है, बीच में प्रेजेंट है। सॉरी, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो बीच में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एक साइड में प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स क्या है, बहुत ही रेयरली, बस कभी कभार दिख जाता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी अपैरेटस दोनों में प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं वो हमने पीपी से याद रखा था कि वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होंगे। वैक्यूल्स क्या होते हैं, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। अब जो सीलिया होता है, सीलिया क्या होता है कि छोटे छोटे ना ऐसे मतलब एक एक्सटेंशंस होते हैं जो कि उन सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं। अब देखो प्लांट तो मूव करता नहीं है तो उसका सेल भी मूव नहीं करेगा, तो इसीलिए क्योंकि सीलिया मूवमेंट में तो हेल्प कर रहा है, तो क्या प्लांट को मूव करने की ज़रूरत है, नहीं है। इसीलिए सीलिया जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सीलिया प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल में कम नंबर में प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में वही माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है,
प्लांट सेल, ऑब्वियसली इट वॉज ऑटोट्रॉपिक, और एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक. सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड अ एनिमल सेल. अब जैसे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था कि सेल क्या करेगा, डिवाइड होगा, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता रहेगा और वैसे ही एक सेल का बंच फॉर्म हो जाएगा, राइट. तो सेल की प्रॉपर्टी है डिवाइड करना. तो सेल डिवीजन बेसिकली क्या है कि एक सेल अपने आप में से नई सेल को फॉर्म कर रहा है. दिस इज़ नोन एज सेल डिवीजन. तो ये अब एक टर्म को याद रखो कि जो सेल दूसरी सेल्स बना रहा है वो क्या हो गया, पेरेंट सेल, क्योंकि तुम अपने पेरेंट से आए हो, राइट. अब पेरेंट का प्रोडक्ट क्या होता है, उनकी डॉटर, राइट. तो वैसे ही जो सेल है जो डिवाइड होने वाली है वो हो गई पेरेंट सेल. अब उसने डिवाइड करके जो सेल बनाई वो उस पेरेंट सेल की क्या हुई, डॉटर सेल. तो इसीलिए नए नए सेल्स बनते हैं ग्रोथ के लिए, सेल को रिप्लेस करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. अब दो टाइप्स की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस. सो सी दिस इज़ माइटोसिस. अब माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि एक ये तो है तुम्हारी पेरेंट सेल, अब वो क्या फॉर्म करेगी, वो डिवाइड होगी और दो डॉटर सेल्स बना देगी. ओके, तो एक सेल से दो सेल बनी, इस डिवीज़न को क्या कह दिया हमने, माइटोसिस. अब माइटोसिस में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है वो हमेशा सेम होगा. अगर पेरेंट सेल के अंदर 12 क्रोमोसोम है तो बाद में जो उनकी डॉटर सेल्स बनी उसमें भी 12 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे. वहीं पे मियोसिस में क्या होता है कि मान लो ये जो तुम्हारी पेरेंट सेल है उसमें से टोटल 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होगी, यानी कि एक सेल ने डिवाइड किया और कितनी सेल बना दी, 4. ऑल्सो इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा. कि अगर पेरेंट सेल के पास 12 क्रोमोसोम्स है तो 12 का आधा क्या हो गया, 6. यानी कि ये जो 4 अलग अलग सेल्स बनी, डॉटर सेल्स, हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स जाएंगे, 6 क्रोमोसोम्स जाएंगे. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. सो हियर माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि हमने देखा था ना कि इक्वली उसमें क्रोमोसोम्स होंगे जो पहले थे, और वहीं पे मियोसिस को कहा जाएगा रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि मियोसिस में क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम्स के नंबर आधे होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे, इसीलिए उसे कह दिया रिडक्शनल डिवीजन. 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुई और यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हुई. अब ये जो डॉटर सेल उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे इन माइटोसिस, और मियोसिस में क्या हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस में जो डॉटर सेल्स है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से हाफ हो जाएंगी. अब माइटोसिस देखो कब काम आता है कि मान लो तुम्हें कहीं पे चोट लग गई, राइट. तो उस चोट को भरने के लिए, उस जगह पे जो टिश्यू इंजर्ड हुआ है उसको ठीक करने के लिए वहाँ पे कुछ नई सेल्स बनानी पड़ेगी, राइट. तो वो सारी सेल्स कैसे बनेगी, वो माइटोसिस के थ्रू सेल डिवाइड कर करके उस इंजरी को क्या कर देगी, भर देगी नई सेल्स फॉर्म करने के बाद. और मियोसिस जो होता है वो कब होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि मेल और फीमेल गैमेट एक साथ आके जाइगोट फॉर्म करेंगे, राइट. तो उस टाइम पे जो उनका जाइगोट फॉर्म हुआ वहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन हुआ, वहाँ पे मियोसिस हुआ, जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्म होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. I hope you guys liked the video, you understood it well. Keep studying, keep hustling. Thank you everyone.